मुझे अपने बेटों से बहुत ज़्यादा प्यार था और उन पर बहुत ज़्यादा गर्व भी था। एक दिन वो मेरे पास आए और बोले कि पापा, हमने प्रोजेक्ट के लिए समंदर के पास एक जगह देखी है, आप भी हमारे साथ चलिए। पहले तो मैं सोचने लगा, फिर मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। अगले ही दिन वो गाड़ी लेकर आ चुके थे और जैसे ही हम समंदर पर पहुंचे तो वो मेरी तस्वीर खींचने के लिए मुझे समंदर के पास करने लगे थे कि अचानक ही उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी गलती क्या है। मैंने उनसे पूछा कि किस बात की मुझे तुम सजा दे रहे हो। तब बड़े बेटे ने कहा, मेरा नाम सुनील है, मैं अपनी 4 बहनों का इकलौता भाई था। पिताजी के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मैं सरकारी स्कूल में टीचर था। सुबह स्कूल में बच्चे पढ़ाता था और शाम को ट्यूशन सेंटर में बच्चों को ट्यूशन देता था। बच्चों के पेपर्स के दिनों में तो मुझे कुछ होश ही नहीं रहता था कि कब दिन होता है और कब रात हो जाती है। रात 10 बजे तक मैं बच्चों को पढ़ाता रहता था क्योंकि अपनी 4 बहनों की शादी करनी थी। मेरी माँ बूढ़ी थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे एक एक करके मैंने अपनी चारों बहनों की शादी कर दी। दहेज भी दिया ताकि आगे जाकर बहनों को कोई ताना ना सुनना पड़े। मैंने कुछ कर्ज लिया था, अभी वो उतारना मेरी जिम्मेदारी था। जब एक दिन माँ बोली, बेटा अब तू भी शादी कर ले, पड़ोसन ने एक रिश्ता बताया है, गोरी नाम है लड़की का, बहुत अच्छी बच्ची है, अगर तू कहे तो मैं तेरी बात करूं। गोरी का घर हम लोगों से भी ज्यादा गरीब था, लेकिन गोरी एक पढ़ी लिखी लड़की थी। मैंने अपनी माँ की खुशी के लिए हाँ कर दी। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए, शादी शांति से हो गई थी। गोरी की माँ ने 2 जोड़े कपड़े और एक चूल्हा और एक मिट्टी का बर्तन देकर अपनी बेटी को ब्याह दिया। मेरे दिल में कुछ टूटा था, लेकिन मैंने अपनी जुबान बंद रखी थी। गोरी हमारे घर में आ गई थी। वो बातें बहुत कम करती थी, ज्यादा सुनती थी। हर वक्त माँ के साथ लगी रहती थी, घर के कामों में भी। मैंने शादी तो कर ली थी, लेकिन दिल का वो हिस्सा जो मोहब्बत करना चाहता था, वो शायद कहीं और उलझा हुआ था। पहले दिन ही माँ ने चुपके से मेरे कान में कहा, पत्नी है नई दुल्हन, उसके साथ नरमी से पेश आना। मैंने हल्का सा सर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ खोखला सा था। वो कोई भी दहेज लेकर नहीं आई थी, ना बेड, ना किचन सेट, ना सोने का कोई जेवर। हर वो चीज जिसे मैं सालों से बहनों की शादी में लेता देता आया था, अब मेरी अपनी शादी में कहीं भी नहीं थी। एक दिन जब मोहल्ले के एक पुराने दोस्त ने मुझसे हंसी मजाक में कहा, सुनील दुल्हन के साथ क्या क्या आया है, तो मैं चुप हो गया था क्योंकि मेरे पास बताने के लिए कुछ था ही नहीं। उस दिन पहली बार मेरे दिल को कुछ हुआ था। गोरी ने किसी दिन मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। मैंने चखा और बस इतना बोला, ये खाना भी तुम्हारी माँ के दहेज के जैसा है, बेस्वाद। गोरी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बर्तन उठाकर किचन में चली गई और अपने काम में लग गई। माँ ने बाद में कहा, सुनील वो तो बेचारी है, तुम्हारा साथ निभाने आई है, उसकी क्या गलती है कि उसके माँ बाप कुछ नहीं दे सके। गलती यही है माँ कि वो खाली हाथ आई है। मैंने बहनों की शादी पर दुनिया भर का सामान दिया, किसी ने खाली हाथ नहीं अपनाया, और मैंने सब कुछ बर्दाश्त करके खाली हाथ अपना लिया। माँ ने मुझे गौर से देखा, जैसे कहना चाहती हो कि ये कौन बोल रहा है, मेरा बेटा या कोई और। वक्त गुजरता रहा। गोरी हर दिन कोशिश करती रही कि घर का सुकून बनाए रखे, लेकिन मेरी बातें, मेरे ताने, खामोशी उसे लगातार परेशान करती रहती थी। मैंने कभी खुलकर मोहब्बत नहीं दी, न कभी कुछ अच्छा कहा। वो मेरे लिए सिर्फ एक औरत थी जो मेरी जिंदगी का हिस्सा तो बन गई थी, लेकिन दिल का नहीं। फिर एक दिन माँ ने बताया कि गौरी प्रेग्नेंट है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैं सर हिलाकर कमरे में चला गया। माँ गौरी का बहुत ख्याल रखती थी। इन दिनों मैंने गौरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, मुझे उससे कोई हमदर्दी ही नहीं थी। 9 महीने गुजर गए। एक दिन हॉस्पिटल से फोन आया, बधाई हो बेटी हुई है। मैंने फोन बंद कर दिया, जेब में डाला और ऑफिस की तरफ निकल गया। ना हॉस्पिटल गया, ना बच्चे को देखा। शाम को माँ ने बताया कि बच्ची बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तेरी जैसी आंखें हैं, एक बार देख तो ले। तो क्या करूँ मैं, बेटा होता तो शायद खुशी भी होती, बेटी ला कर दी है। गोरी ने बच्ची का नाम ईशानी रखा। वो उसके आसपास ऐसे घूमती रहती थी जैसे कोई खजाना हो। मैंने ना कभी उसे गोद में उठाया, ना कभी ईशानी को प्यार से बुलाया। एक बार माँ ने मुझे सख्ती से कहा, बेटी है, तेरे खून का हिस्सा है, कुछ तो प्यार दिखा। प्यार? मैं तो वारिस चाहता था, बेटी का क्या फायदा।
गौरी ने तब भी कुछ नहीं कहा, बस ईशानी को अपनी बाहों में लिया और अंदर कमरे में चली गई। मैं शाम को सोफे पर बैठकर चाय पीता रहा, जैसे कुछ खास हुआ ही नहीं। मोहल्ले की औरतें देखने आई थी, बेटी की बधाई हो, और मैं जबरदस्ती मुस्कुराकर कहता था धन्यवाद। दिल में दर्द बढ़ता जा रहा था, हर चीज में कमी महसूस होती थी। पत्नी की खामोशी, बेटी की मौजूदगी, सब कुछ एक बोझ लगने लगा था। ईशानी की पैदाइश के बाद घर में एक खामोशी का माहौल बन गया था। गौरी सुबह से शाम तक ईशानी के पीछे घूमती रहती। माँ घर के छोटे मोटे काम संभालती और मैं नौकरी, कर्ज और अपनी उलझनों में उलझा रहता। लेकिन इस खामोशी को तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। दूसरी बार जब गौरी प्रेग्नेंट हुई तो माँ ने हल्की सी खुशी के साथ कहा, शायद अब बेटा हो जाए, घर में रौनक आ जाएगी। मैंने थके हुए लहजे में कहा, उम्मीद की बात है, पर यह भी पहले जैसा ना हो। गौरी ने कुछ नहीं कहा, वो पहले ही जान चुकी थी कि मैं किस सोच के साथ सांस लेता हूँ। महीने गुजरे, उसका शरीर बदला और मेरी खामोशी और गहरी होती गई। माँ ने उसका फिर से बहुत ख्याल रखा। 9 महीने बाद जब गौरी के फिर दर्द बढ़ा तो उसे डॉक्टर के ले जाया गया। फिर वहाँ की खबर मिली कि दोबारा बेटी हुई है, तो मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा एक पुरानी फाइल के पेज पलट रहा था। मैं सीधा अस्पताल के बाहर निकल आया। शाम को माँ ने दरवाज़ा खोला, मेरा चेहरा देखा और धीरे से कहा, बेटा वो तेरी अपनी बेटी है, तेरा खून है, और बेटियां तो खुशकिस्मत लोगों को मिलती हैं। माँ, ये बात तब अच्छी लगती है जब सुनी जा रही हो, खुद पर बीते तो जलन होती है। माँ ने मेरे चेहरे को देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन वो खामोश रही। मैंने अपनी पत्नी और बच्चियों से अजनबी का रवैया रखने लगा। ईशानी अब 2 साल की हो चुकी थी और नया पैदा होने वाला बच्चा अभी माँ की गोद में था। मेरे लिए दोनों से बड़ी हुई जिम्मेदारियां थी। एक दिन मैं ऑफिस से वापस आया तो ईशानी दरवाजे पर खड़ी थी। छोटे हाथों में पानी का गिलास था। मैंने गिलास पकड़ा और तेज लहजे में कहा, गिर जाएगा, ये काम बड़ों का है। वो डर गई और पीछे हट गई और गौरी उसे अपने साथ ले गई। मेरी माँ पास में ही बैठी थी। बोली, बच्ची है, बाप से प्यार चाहती है, डांट नहीं। मोहब्बत बेटे से होती है माँ, बेटियों से सिर्फ खर्चा बढ़ता है। माँ ने अपना दुपट्टा सीधा किया और बोली, बेटियों को जब तू ही नहीं अपनाएगा तो दुनिया क्या करेगी। इन दिनों मेरी माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी। कभी कमर में दर्द, कभी बुखार। मैं दवाइयों की पर्चियाँ खरीद कर लाता, लेकिन वक्त अब उनके हाथ से निकल रहा था। वो अक्सर कहती थी, तू दिल से सख्त होता जा रहा है सुनील, ऊपर वाला दिल नर्म करे। मैं जवाब देता था, माँ, वक्त ने नर्म रहने की इजाज़त ही नहीं दी। कुछ महीने बाद मेरी माँ बिस्तर से नहीं उठ सकी। मैंने स्कूल से छुट्टी ली, डॉक्टर बुलाया, दवाइयाँ लाया, लेकिन वक्त की तकलीफ से कोई नहीं बच सकता। माँ एक रात खामोशी से इस दुनिया से चली गई। अंतिम संस्कार के बाद जब लोग घर से वापस चले गए तो घर में सिर्फ 4 लोग बाकी रह गए थे, मैं, गौरी और 2 छोटी बच्चियां। गौरी ने माँ के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों तक मोहल्ले की औरतें आती रही, लेकिन मैं अंदर से और ज्यादा खोखला हो चुका था। माँ मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत नरमी छोड़ गई थी, वो भी उनके साथ ही चली गई थी। अब गौरी की आंखों में बहुत डर था। वो पहले भी मेरी खामोशी से डरती थी, अब मेरे रवैये से बहुत ज्यादा सहमी हुई रहती थी। बच्चियां भी दिन ब दिन डरती जा रही थी। मैं जब घर में आता तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कोने में बैठ जाती। ईशानी अब 3 साल की थी और छोटी पायल मुश्किल से 7 महीने की। एक बार ईशानी ने लॉन में खेलते हुए मेरी चप्पल पहनी और हंसते हुए कहने लगी, पापा देखिए, मैं आज आप जैसी लग रही हूँ। मैंने सख्त लहजे में कहा, निकालो मेरे जूते, ये खेलने की चीज नहीं है। गौरी ने फौरन आकर उसे उठा लिया। चलो ईशानी, पापा थके हुए हैं, पापा भी काम से आए हैं, वो आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, आप मेरे साथ कमरे में चलो। वो वहां से बच्चों को लेकर चली गई। ऐसा लगता था जैसे हर दिन मैं कोई न कोई बात निकालता था, जिससे गौरी को एहसास दिलाता रहूं कि वो कुछ भी नहीं लाई, ना ही कुछ दे सकी, और अब सिर्फ बेटियों की लाइन लगा रही है। बेटियों के बीच गुजरते दिन मेरे लिए रोज एक नया बोझ बन गए थे। ईशानी अब स्कूल जाने लगी थी और छोटी पायल भी बोलने लगी थी। दोनों बहनें घर में खेलती, हंसती और मुझसे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं हर बार दीवार बनकर खड़ा हो जाता था। एक शाम स्कूल से वापसी पर मैंने अपना बैग टेबल पर रखा और चुपचाप सोफे पर बैठ गया। गौरी ने पानी का गिलास दिया, मैंने एक घूंट पिया और सामने बैठी ईशानी को देखा, जो अपनी कॉपी में रंग भर रही थी। ये सब किस काम के हैं?
न उसके पास दहेज होगा, न इनका बाप कुछ दे सकेगा, सिर्फ बोझ बढ़ता जा रहा है। गौरी ने धीरे से कहा, ऊपर वाले ने जो दिया है उसका शुक्र किया करें। शुक्र? मैं हंस पड़ा। 2 बार ऊपर वाले ने दिया, दोनों बार बोझ। अगर अब तीसरे की नौबत आई तो शायद वही देगा जो मेरा वारिस बन सके। उस रात में देर तक बैठा बहुत कुछ सोचता रहा। फिर अगले दिन स्कूल में अपने दोस्त से बात की। अजय, मैं अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करना चाहता हूँ। अजय चौंक गया था। क्यों? पहली पत्नी जिंदा है, बच्चे भी हैं। यार अजय, मुझे बेटा चाहिए। मुझे मेरे बुढ़ापे का सहारा चाहिए। मेरी पत्नी मुझे नहीं दे पाई। मुझे अपनी नस्ल बनाने के लिए एक लड़का चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे 2-2 बेटियां दे दी। मेरे सर पर और बोझ बढ़ा दिया। मुझे अब और बेटियां नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ बेटा चाहिए जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सके, जो मुझे आराम दे सके। अजय ने खामोशी से सर हिलाया, फिर धीरे से बोला, मेरी बहन पलक है, उसकी तलाक हो चुकी है। उसका पति बहुत बुरा आदमी था, मारपीट करता था। शादी के कुछ महीने बाद ही तलाक दे दी। अब माँ बाप के घर में है। मैंने कुछ देर के लिए सोचा, फिर कहा, अगर वो मान जाए तो बात आगे बढ़ाऊं। मैं तैयार हूँ। मैंने घर पर आकर गौरी से इस बारे में बात की। गौरी किचन में खड़ी खाना बना रही थी और खाना बनाने के बाद मैंने उसे अपने पास बुला लिया था। गौरी, इधर बैठो, मेरी बात सुनो। गौरी फौरन बैठ गई थी। गौरी, मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे आज तक बेटा नहीं दे पाई। मुझे सिर्फ बेटा चाहिए जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सके, जो मेरी नस्ल को आगे बढ़ा सके। मैंने अपने एक दोस्त से बात की है। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ और अपनी दूसरी शादी करना चाहता हूँ, ताकि मेरी जिंदगी में भी मेरे बुढ़ापे का सहारा आ सके और मैं खुशी खुशी अपनी जिंदगी सुकून के साथ गुजार सकूं, ताकि मेरे कांधों पर बेटियों का बोझ न रह सके। गौरी ये सुनकर बहुत हैरान रह गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो चुके थे। आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज ऐसा मत करिए। मैं आपकी हर डांट, हर ताना सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे मत छोड़िए। मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे जब मैं उनके घर जा सकूं। मेरा तो इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ने की बात ना करिए, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। और सुनील, बेटियां तो खुश नसीब लोगों को मिलती है। इसमें मेरी क्या गलती है कि मुझे बेटी हुई? मेरे बस की बात तो नहीं थी। अगर मेरे बस का होता तो मैं तुम्हें बेटा ही ला कर देती। मैं ये सुनकर थोड़ा पिघल गया था। लेकिन गौरी, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए। ये बेटियां सिर्फ मेरी जिंदगी का बोझ बढ़ा रही हैं। मैंने इतनी मुश्किलों से अपनी बहनों की शादी की थी, उनका दहेज बना कर दिया था, उन्हें इस घर से विदा किया था। मैं जानता हूँ कि बेटियों का बोझ कितना भारी होता है। मैं बेटियों को नहीं संभाल सकता। मुझे कम से कम एक बेटा चाहिए, ताकि मैं भी आराम कर सकूं। गौरी पूरी तरह खामोश हो गई थी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप मुझे तलाक देंगे तो आपको मेरी बेटियों को अपने पास रखना होगा, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं अपनी बेटियों को पाल सकूं। मुझे अपनी बेटियों की जिंदगी चाहिए। क्या आप मेरी बेटियों को अपनाएंगे? क्या आप उनकी जिम्मेदारी लेंगे? ये सुनकर मैं एक लम्हे के लिए खामोश हो गया था, लेकिन फिर मैंने हाँ के इशारे में सर हिला दिया था। ईशानी और पायल इसी घर में रह गई थी और गौरी तलाक लेकर इस घर से जा चुकी थी। ईशानी और पायल अभी मासूम थी, वो इन बातों को समझ नहीं सकी थी। इस बात के 1 हफ्ते बाद ही पलक से मेरी शादी हो चुकी थी। एक छोटा सा फंक्शन हुआ, कुछ लोग आए, कुछ आशीर्वाद और एक और रिश्ता मेरे नाम के साथ जुड़ गया। मैंने गौरी की दोनों बेटी ईशानी और पायल का ख्याल रखने के लिए एक नौकरानी को रख लिया था। मैं जब पलक को पहली बार घर में लाया तो उस नौकरानी रूपाली ने दरवाजा खोला और खामोशी से पलक को अंदर ले गई। रूपाली एक 40-45 साल की औरत थी। उसने चाय बनाई और वापस बच्चों के कमरे में चली गई। मैं कमरे में बैठा सोचता रहा कि शायद गौरी किसी दिन शोर मचाएगी और बच्चों को लेकर चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो बस खामोशी हो गई थी और इस घर से जा चुकी थी। पलक थोड़ी अलग थी, वो बातों में तेज थी, लेकिन अंदर से वो भी जिंदगी के जख्मों से गुजर चुकी थी। कुछ ही दिनों में घर के माहौल को समझने लगी। पायल और ईशानी पहले तो पलक से डरी डरी रहती थी, लेकिन पलक उनसे बहुत प्यार से पेश आती थी। कभी उनके बाल ठीक करती, कभी उन्हें कहानियां सुनाती। एक दिन पलक ने मुझसे कहा कि आपकी बेटियां बहुत प्यारी हैं, उनसे बात कर लिया करे। इतनी खूबसूरत बेटियां हैं आपकी। ऊपर वाला हर किसी को बेटी नहीं देता। ऊपर वाला जिसको भी बेटियां देता है वो इंसान बहुत खुशकिस्मत होता है। मैंने ताना मारते हुए कहा,
मोहब्बत का फ़ायदा कल यही बोझ बनेंगी। बेटियां सिर्फ और सिर्फ बोझ होती हैं जो उतारने से भी नहीं उतरती। मैं इन सब से गुजर चुका हूँ। मुझे पता है कि बेटियों का बोझ कैसा होता है। पलक ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस दिन से वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने लगी थी। मैं पलक के साथ खुश था, इस उम्मीद पर कि ऊपर वाला मुझे अब बेटा देगा। गोरी तो इस तरह गायब हो गई जैसे वो अब इस दुनिया में ही नहीं रही हो। एक दिन मैं कमरे में आया तो ईशानी और पायल पलक के साथ बैठकर तस्वीरों में रंग भर रही थी। पायल ने मेरी तरफ देखा और कहा, आपकी बच्ची आसमान को छूने वाली है। उम्मीद है बेटे के साथ रंग भी बदलेंगे। मेरी बातें अक्सर जहर घोलती थी और मैं ये बात जानता भी था, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता था। उस एक महीने बाद पलक प्रेग्नेंट हो गई। इस खबर से मैं खुशी से पागल हो गया था। शाम को मिठाई लेकर आया, बच्चों के लिए भी खिलौने लाया और पहली बार सबको साथ बिठाकर खाना खिलाया। रात को पलक ने कहा, आज आप बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। ऐसा भी क्या हो गया? आप तो हमेशा से चुप चुप रहते हैं और गुस्से में रहते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि इस बार ऊपर वाला मेरी सुन लेगा। शायद इस बार मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अगले दिन से मैं पलक का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा था। वक्त पर दवाई, अच्छा खाना, आराम। पत्नी से ज्यादा अब वो मेरे ख्वाबों की बुनियाद बन चुकी थी। रूपाली बच्चों को स्कूल लेकर जाती थी और वापस लाकर उनका ख्याल रखती थी और घर के भी सारे काम संभालती थी। एक बार ईशानी बुखार से तप रही थी। मैं बाहर से आया। रूपाली ने कहा, साहब, ईशानी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखाना होगा। उसको बहुत तेज बुखार है, उसकी आंखें भी नहीं खुल पा रही। मैंने सख्ती से जवाब दिया, कल ले जाना, आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। पूरा दिन मैंने ऑफिस में बहुत काम किया है, मेरी टांगें दुख रही हैं, मैं तो अभी नहीं लेकर जा सकता। रूपाली कुछ नहीं बोली। खुद रात के वक्त ईशानी को लपेटकर अस्पताल में ले गई। मैं उस दिन पलक के साथ कमरे में आराम से बैठा था और रूपाली सारी रात बच्ची के माथे पर पट्टी रखती रही। पलक की उम्मीद ने मेरे अंदर एक नया जोश पैदा कर दिया था। हर सुबह मैं ऑफिस जाने से पहले उनका हाल पूछता, दवाई चेक करता और जाते जाते मुस्कुराकर कहता कि अब की बार बेटा होगा। मेरा बाजू, मेरा वारिस, मेरे बुढ़ापे का सहारा। पलक जवाब में प्रार्थना करती थी, ऊपर वाला करे कि ऐसा ही हो। घर के माहौल में एक अजीब सी खुशी आ गई थी। रूपाली पलक के लिए खाने बनाती, दवाई वक्त पर देती, यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी वो बहुत अच्छी रहती थी। लेकिन मैंने उसे कभी धन्यवाद नहीं कहा था। मैंने अपने लिए एक नई अलमारी खरीदी जिसमें छोटे कपड़ों के लिए जगह बनाई। नीले रंग का झूला, छोटे छोटे जूते और टोपी, सब कुछ बेटे के लिए था। ईशानी ने वो जूते देखकर पूछा, पापा ये किसके लिए हैं? मैंने कहा, तुम्हारा भाई आएगा, वो पहनेगा। पायल ने भी पीछे से कहा, तो क्या हम नहीं पहन सकते? मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा कि ये सिर्फ लड़कों की चीजें हैं, तुम लड़कियां इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ महीने बाद पलक की तबीयत खराब हुई। मैं फौरन हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि ऐसा हो सकता है कि जुड़वा बच्चे हों। अभी पूरी तरह नहीं कहा जा सकता, लेकिन ध्यान रखिए। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा डर और खुशी इकट्ठा हो गई। मैंने पलक को तसल्ली दी, चाहे जुड़वा हो, ऊपर वाला बेटा देगा। वक्त गुजरता गया, मैंने बहुत सारी प्रार्थना की। आखिरी दिन आया तो मैं पलक को अस्पताल ले गया। ऑपरेशन थिएटर में ले जाते वक्त उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आप नाराज तो नहीं होंगी? जो भी हो, ऊपर वाले की मर्जी है। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा, बस मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। 2 घंटे बाद नर्स बाहर आई। मेरे हाथ पसीने से भरे हुए थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने एक नज़र मेरे ऊपर डाली और फिर कहा, बधाई हो, दोनों बेटियां हैं, बहुत प्यारी जुड़वा बेटियां, माँ भी बिल्कुल ठीक है। मैं खामोश हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर से आवाज़ खींच ली हो। मैं एकदम पीछे हटा और दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर दी। पलक को जब होश आया तो उसने देखा, उसकी आंखों में सवाल था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुम आराम करो, तुम्हें कुछ नहीं कहना। मैं हॉस्पिटल से सीधा घर नहीं आया, ऑफिस चला गया और शाम तक वही बैठा रहा। पलक जब घर वापस आई तो पूरा घर बच्चों की आवाज से गूंजने लगा था। पायल और ईशानी बहुत खुश थी कि नन्ही बहनें उसके साथ आ गई हैं और वो बहुत उछल रही थी। रूपाली ने एक चादर में दोनों जुड़वा बच्चों को लपेटा और मेरे कमरे में आकर कहा, देखिए, ऊपर वाले ने आपको इतनी खूबसूरत खुशी दी है। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर आंखें फेर ली। ये खुशी नहीं, ये मेरे लिए बोझ है। रूपाली खामोशी से बच्चियों को लेकर वहां पर चली गई। अब घर में 4 लड़कियां हो चुकी थी। हर तरफ कपड़ों का ढेर, बोतल, खिलौने और रोने की आवाज।
पलक बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। दिन रात बच्चों में गुजारने लगी। मैं अब घर के अंदर ज़्यादा वक्त गुजारने से बचने लगा। ऑफिस के बाहर देर तक बाहर बैठा रहता, कभी किसी दोस्त के घर या कभी किसी होटल में। एक दिन पायल मेरे पास आई, हाथ में एक कागज़ था। पापा, स्कूल से स्टार मिला है, देखिए। मैंने कागज़ पकड़कर टेबल पर रख दिया। अच्छा है, अब जाकर पढ़ाई करो। पायल ने पूछा, पापा आप खुश नहीं हुए? मैंने सख्त लहजे में कहा, जब तुम में से कोई कुछ काम कर लेगा तब मैं खुशी मनाऊंगा। वो चुपचाप वापस चली गई। 4 बेटियों की मौजूदगी मेरे लिए रोज एक सवाल बन चुकी थी। मैं ऑफिस में बैठा रहता तो हिसाब किताब करता, कितने कपड़े लगते हैं, कितनी फीस है, खाने का खर्चा, दवाई, स्कूल, किताबें, और फिर शादियों का बोझ अलग। मेरे अंदर से कोई रोज एक ही बात दोहराता था, तुम्हारे पास सिर्फ जिम्मेदारियां हैं, कोई सहारा नहीं। घर आता तो हर तरफ बच्चों की आवाज़। कभी ईशानी कहती होती, पापा देखिए मेरी नई कॉपी। कभी पायल, पापा आज स्कूल में गाना सुनाया। और बाकी छोटी बच्चियां खुशी से आसपास घूम रही होती थी, लेकिन मेरे कान इन आवाज़ से भर गए थे। मुझे वो शोर लगता था जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं था। पलक बहुत बुरी तरह थक चुकी थी। वो अब बहुत ही कमज़ोर पड़ गई थी। हर सुबह बच्चियों का नाश्ता, स्कूल के कपड़े, सफाई और दोपहर का खाना संभालना। रूपाली इसका थोड़ा साथ देती। पलक छोटे बच्चों के साथ जुड़ी रहती। पलक पूरा घर चलाती थी और मैं सिर्फ गुजारा करता था। एक शाम जब मैं देर से घर आया, ईशानी ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराकर बोली, पापा आपके लिए ड्राइंग बनाई है, देखिए। मैंने ड्राइंग देखे बिना कहा, पहले पानी लाओ। ईशानी ने ड्राइंग नीचे रखी और दौड़कर किचन में गई और पानी लेकर आई, लेकिन मेरे हाथ से गिलास लेते वक्त जरा सा पानी गिर गया। अंधी हो क्या, गिलास पकड़ना नहीं आता? मैंने चिल्लाकर कहा। वो घबरा गई और ड्राइंग के कागज पर पानी गिर गया। ये मेरी ड्राइंग खराब हो गई, वो बोली, लेकिन मैं पलटकर कमरे में चला गया। पलक ने कहा, ईशानी सारा दिन वही ड्राइंग बना रही थी, सिर्फ आपके लिए। मेरे पास इतना वक्त नहीं है इन फालतू चीज़ों के लिए। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। दिमाग में सच में कुछ और चल रहा था। हफ्तों से एक ख्याल मेरे साथ सोता जागता था, एक आखिरी हल, एक आखिरी रास्ता जो मेरा इन सब बोझों से पीछा छुड़वा सकता था। पहले मैंने ये ख्याल सोचा, फिर और ज्यादा सोचा, और अब वो फैसला बन चुका था। एक दिन मैंने पलक से कहा कि कल छुट्टी है, बच्चों को बाहर लेकर चलेंगे, नदी के किनारे। पलक ने हैरत से देखा, आप खुद कहीं लेकर जा रहे हैं? हाँ, वक्त देना चाहिए उनके लिए। ईशानी खुशी से उछल पड़ी, पापा हमें लेकर चलेंगे सच में? पायल ने फौरन कहा, मैं अपना नया वाला सूट पहनूंगी। छोटी बच्चियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ईशानी सबको अच्छी तरह से समझने लगी थी कि कौन क्या पहनेगी, कैसे तैयार होंगे। घर में कई दिन बाद एक खुशी सी दौड़ आई थी, लेकिन वो खुशी सिर्फ उनके लिए थी। मेरे अंदर खामोशी थी, एक ऐसा प्लान जो मैंने बना रखा था। अगले दिन मैंने सुबह नाश्ता किया, सबको तैयार होने का कहा और गाड़ी निकाल ली। पलक ने भी साथ जाने का कहा, लेकिन मैंने टाल दिया। मैं आज से बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, कुछ यादें बनानी हैं। पलक ने कुछ नहीं कहा, बस एक बार ईशानी के बाल ठीक किए और धीरे से कहा कि पापा का कहना मानना, सबका ध्यान रखना। रास्ते में बच्चियां गाड़ी में गाना गा रही थी, एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मैं खामोश था और सिर्फ गाड़ी चला रहा था। नदी के किनारे सुनसान थी, हवा में ठंडक थी और पानी की लहरें तेज चल रही थी। बच्चियां एक साथ गाड़ी से उतरी और दौड़ते हुए नदी के पास चली गई। ईशानी ने कहा, पापा नदी कितनी खूबसूरत है। मैंने एक लम्हा उनकी तरफ देखा, मासूम चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों, और मैंने दिल की दीवार को और सख्त कर लिया। ईशानी मेरे पास आई, हाथ पकड़कर बोली, पापा आप भी पानी में चलिए, हम साथ खेलेंगे। मैंने कहा, हाँ मैं अभी आता हूँ, तुम सब जरा सामने खड़े हो जाओ, एक पिक्चर बनानी है। सब बच्चियां खुशी से सीधी लाइन में खड़ी हो गई। नदी की बहती हुई लहर उनके पीछे शोर कर रही थी। मैं एक एक करके उनके पास गया, उनके सरों पर हाथ रखा और फिर पहले को धक्का दिया। वो चीख मारकर पानी में जा गिरी। दूसरी को देखने का मौका नहीं दिया, वो भी पानी में चली गई। तीसरी, चौथी, हर धक्का एक फैसला था, हर चीख एक सवाल था, लेकिन मैं जवाब देने के मूड में नहीं था। कुछ देर में नदी अपनी लहरों के साथ मेरी बेटियों को निकल चुकी थी। मैं कुछ कदम पीछे हटा और नदी को देखता रहा। मेरे अंदर कोई आवाज नहीं थी, ना एहसास, ना कोई डर। वापसी पर मैंने गाड़ी में बैठते हुए एक बार पीछे देखा। पानी चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घर पहुंचा तो पलक दरवाजे पर खड़ी थी।
उसने मुझे खाली हाथ आते देखा तो पूछने लगी, सुनील, सारी बच्चियां कहाँ हैं? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, नदी का पानी अचानक बढ़ गया, सारी बच्चियां बह गई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। पलक जमीन में बैठ गई, हाथ मुंह पर रख लिया और उसकी आंखें फैल गई। मैं बस खामोशी से अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। पलक अभी तक दरवाजे के पास बैठी हैरान थी। मेरे मुंह से निकला एक शब्द, नदी का बहाव बहुत तेज था, सब कुछ पल भर में हो गया और बस। ना मैं रोया ना पलक। जब गोरी को इस बात का पता चला तो वो दौड़ती दौड़ती मेरे घर पर आ गई थी। गोरी की आंखों से आंसू टपक रहे थे लेकिन उसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। लेकिन कुछ ही देर बाद वो फट पड़ी थी। तुमने मेरी बच्चों के साथ क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों की जान लेने की? मुझे सब पता है कि तुमने उनकी अपने हाथों से जान ली है। मैंने इसलिए उन्हें तुम्हारे पास नहीं छोड़ा था कि तुम उनकी जान ले लो। मैंने उन्हें बचाने के लिए तुम्हारे पास छोड़ा था ताकि ये दुनिया उन्हें काट ना खाए। मैंने सोचा था कि बेटियां अपने बाप के पास रहेंगी तो ठीक रहेंगी, लेकिन तुम एक बाप नहीं, राक्षस हो राक्षस। तुमने मेरी बेटियों को खा लिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो रोती रोती जमीन में बैठ गई लेकिन मैंने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया था। मैं बिल्कुल खामोश खड़ा था। गोरी मुझे बुरा भला कहकर जा चुकी थी। मैं सीधा अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेट गया जैसे एक थका हुआ आदमी हो जो कुछ बर्दाश्त करके वापस आया हो। अगले दिन पूरे मोहल्ले में कहानी फैल गई थी। नदी का बहाव आया और 4 बच्चियां बह गई। किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने शक नहीं किया। गोरी अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, जैसे उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही ना हो। वो अपने माँ बाप के पुराने से छोटे घर में रह रही थी जो बिल्कुल टूटा फूटा था और रहने लायक बिल्कुल भी नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। उसके पास जीने की कोई उम्मीद नहीं है। मैंने दिखावे के लिए 2-3 दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली। तीसरे दिन पलक ने कहा, अगर आप चाहें तो कुछ दिन के लिए शहर से बाहर चलते हैं, हमारा दिमाग हट जाएगा। मैंने सर घुमाते हुए कहा, ये सब किस्मत है, बस अब आगे बढ़ना है। लेकिन गोरी को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो 3 दिन बाद ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मुझे उसकी मौत की खबर सुनकर थोड़ा अफसोस हुआ था, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया था। कुछ हफ्ते बाद ही पलक ने बताया कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। मैंने फौरन नजरें उस पर जमा ली। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? जी, टेस्ट पॉजिटिव आया है। मैंने हाँ के इशारे में सर हिलाया और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। रूपाली भी इस घर से जाना चाहती थी लेकिन पलक ने उसे रोक लिया था क्योंकि रूपाली सिर्फ बच्चों की वजह से इस घर में थी। रूपाली को भी बच्चों से बहुत लगाव हो गया था लेकिन अब पलक की वजह से वो इस घर में रुक चुकी थी। रूपाली ने जब ये खबर सुनी तो वो थोड़ा हैरान रह गई थी। फिर बस इतना कहा था कि ऊपर वाला सब ठीक करे। मैं इस बार पूरी तरह खामोश हो गया था और फिर जब वक्त आया तो पता चला कि पलक ने एक बेटे को जन्म दिया है। बेटे की पैदाइश पर पहली बार मैंने हॉस्पिटल के कमरे में खुशी से कदम रखा। मैंने बच्चे को गोद में लिया, माथे पर उसके प्यार किया और कहा, अब मेरा वारिस आया है। पलक थकी हुई मुस्कुरा रही थी। रूपाली भी कोने में खड़ी हुई थी, सब कुछ खामोशी से देख रही थी। बेटे का नाम मैंने खुद रखा था, आरव। पहला दिन, पहला नाम, पहला एहसास जिसे मैंने सच में अपनाया था। आरव की पैदाइश के बाद मेरी जिंदगी जैसे एक नए मोड़ पर आ गई थी। मैं दिन रात उसके आसपास घूमता रहता, खिलौने खरीदता, कपड़े बदलता, तस्वीरें खींचता। घर में अब वही बच्चा, सब कुछ बन चुका था। कुछ टाइम बाद पलक फिर से प्रेग्नेंट हो गई और इस बार भी बेटे की पैदाइश हुई। मेरी इज्जत दोगुनी हो गई थी। लोगों के बीच में जब बैठता तो गर्व से कहता था कि मेरे 2 बेटे हैं और एक दिन वो मेरे साथ खड़े होंगे। अब मेरे घर में 2 बेटे थे और मेरे लिए मेरी दुनिया पूरी हो चुकी थी। मैं अक्सर लोगों से कहता था कि असली वारिस बेटे होते हैं, बेटियां तो पराया धन होती हैं। मोहल्ले के कुछ बूढ़े लोग एक दिन बैठे थे। किसी ने पूछा कि तुम्हारी 4 बेटियां थी ना? मैं कांधे उचकाते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन उन्हें पानी बहा कर ले गया। ये जवाब मेरे लिए मेरी जुबान पर रट गया था। मुझे ये बात कहते हुए जरा भी अफसोस नहीं होता था। मेरे लिए बेटियों की किताब बंद हो चुकी थी और मैं हर गुजरते दिन के साथ अपनी नई जिंदगी में मगन होता जा रहा था। मैंने दोनों बेटों के लिए अच्छे स्कूल चुने, उनकी पढ़ाई, खाना, कपड़े सब कुछ बेहतरीन रखा। उनके कमरों में एक एसी लगवाई, उनके हाथों में मोबाइल दिया और मेरी जुबान पर सिर्फ एक ही प्रार्थना रहती थी कि यही मेरा सहारा बनेंगे। आरव अब 7 साल का हो चुका था।
जबकि दूसरा बेटा अभिनव 3 साल का था। हर शाम में उनके साथ बैठता, होमवर्क कराता, कहानी सुनाता। दोनों बेटे अब बड़े हो चुके थे। आरव ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री पूरी कर ली थी। दूसरा बेटा अभिनव कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के काम में था। घर में इज्जत, दौलत, आराम सब कुछ मौजूद था। मैं अक्सर मोहल्ले के बूढ़े लोगों के सामने बैठकर कहता कि औलाद हो तो ऐसी हो, बेटों के बिना तो जिंदगी सिर्फ दुखों की गिनती है। अभिनव ने एक दिन आकर कहा, पापा एक प्लान है, समंदर के किनारे एक फार्मिंग प्रोजेक्ट लगाने का सोच रहे हैं, जाकर जगह देखनी है, आप भी चलिए ना। मैंने हंसते हुए कहा, इतने सालों बाद तुम लोग समुद्र की बात कर रहे हो। आरव ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, पापा पुराना वक्त याद करेंगे, कुछ नए प्लान भी सोचने हैं। समुंदर के बारे में सुनकर मेरे दिल में कुछ अजीब सी हलचल हुई, लेकिन मैंने चेहरे पर दिखने नहीं दी। चलो तुम लोगों का दिल है तो मैं भी साथ चलता हूँ। अगले दिन वो दोनों गाड़ी लेकर आ गए थे। मैं बीच वाली सीट पर बैठ गया। रास्ते भर हंसी मजाक होता रहा। आरव ने बोला, पापा हम वहाँ तस्वीर भी बनाएंगे, आप समंदर में कदम रखेंगे तो बचपन जैसी खुशी आ जाएगी। मैंने बाहर झांकते हुए कहा, वो जगह बहुत कुछ याद दिलाती है, पर अब सब कुछ बीता हुआ कल हो चुका है। अभिनव ने पीछे से हंसते हुए कहा, बीता हुआ कल कब का मर चुका है पापा, अब सिर्फ आने वाला कल है। गाड़ी समुद्र के किनारे आकर रुकी। वही जगह थी, तेज गहरी भीगी हुई हवा और वही सन्नाटा जो पहले मेरे साथ रह गया था। हम सब नीचे उतरे। आरव कैमरा संभाले हुए था। अभिनव आगे बढ़ा, बोला, पापा जरा इधर आइए, जगह बहुत अच्छी है, रोशनी भी ठीक है। मैंने कदम आगे बढ़ाए। पानी के शोर में कुछ यादें जैसे कदमों से लिपटने लगी। आरव ने कहा, पापा बस एक तस्वीर यहाँ खड़े होकर। मैं खड़ा हो गया। पीछे वो दोनों थे। अभिनव ने कहा, पापा थोड़ा और आगे, बिल्कुल किनारे पर। मैंने कदम बढ़ाया और जैसे ही मैंने रुख मोड़ा, एक जोरदार धक्का, पानी की सर्दी ने मेरे शरीर को एक लम्हे के लिए जकड़ लिया। मैं संभल नहीं पाया, लहरें मेरे ऊपर चढ़ गई। मैं हाथ पैर मारता रहा, लेकिन जमीन नीचे खिसक चुकी थी। कानों में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, आप हमारी जायदाद पर सांप बनकर बैठे थे, अब बस करिए। पानी की गहराई में जाते जाते मेरी आंखों के सामने वो सब चेहरे आ गए जो सालों से धुंधल में डूबे हुए थे। ईशानी, पायल, मेरी दोनों जुड़वा बच्चियां और गोरी, एक एक करके वो सारे नाम याद आने लगे। वो समुंदर के किनारे बच्चों की खुशी, उनके चहकते हुए चेहरे, उनकी बातें। पापा आप बहुत अच्छे हैं, पापा मेरे लिए पानी ले आइएगा, पापा ये कपड़े देखिए, स्कूल के लिए नए हैं। पानी के अंदर आंखें खुल रही और बंद हो रही थी। मैं ऊपर की तरफ हाथ बढ़ाता, पर कोई हाथ थामने वाला नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में अकेला हूँ। जो बेटे वारिस थे वो फैसला सुना चुके थे, जो बेटियां बोझ थी वो आज याद बनकर सीने में उतर रही थी। मैंने कई बार चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज पानी में ही दब गई। शरीर कमजोर हो रहा था, सांस रुकने लगी थी, आंखें धुंधला रही थी। और फिर किसी ने मेरा बाजू थामा और मैं एक झटके से जमीन पर आ गया। खांसी, पानी भरी सांस, किसी ने मेरे सीने पर दबाव दिया। मुंह खोला और दोबारा दबाया। कुछ वक्त के बाद मैंने धुंधले साए में एक चेहरा देखा। एक औरत, मुंह छुपाए, चेहरे पर नमी, हाथों में ताकत। कौन हो तुम? उसने खामोशी से मुझे गाड़ी में डाला और अस्पताल में ले गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में था। नर्स कुछ लिख रही थी। मैंने धीरे से पूछा, मुझे बचाया किसने? बोली, एक लड़की थी, एनजीओ चलाती है, उसी ने अस्पताल पहुंचाया। मेरे दिमाग में एक सवाल था, क्यों? कमरे का दरवाजा खुला, वही चेहरा छुपाए लड़की अंदर आई। उसके चेहरे पर वही सुकून, लेकिन आंखों में कुछ अजीब सी उलझन थी। मेरी आंखें अभी तक धुंधलाकर देख रही थी, लेकिन वो चेहरा बिल्कुल अजनबी होकर भी अपना अपना सा लग रहा था। मैं बेड पर बेहोशी की हालत में पड़ा था, सांस उखड़ रही थी और वो लड़की एक कुर्सी पर बैठी थी, दुपट्टा सर पर डाले, खामोशी से मुझे देख रही थी। मैंने जुबान को हिलाने की कोशिश की कि तुम कौन हो? उसने नजरें नीचे करके कहा, इंसानियत के नाते बचाया है। इंसानियत? मैंने ताना मार के हंसते हुए कहा, दुनिया में अब भी ऐसी बातें बाकी हैं। वो खामोश रही। मैंने दोबारा सवाल किया, नाम क्या है तुम्हारा? इस बार उसने सर उठाया और मेरे चेहरे में आंखें गाड़ दी। पायल। मैंने जैसे वक्त दरवाजे पर एक जोरदार धक्का खाया। दिल रुक सा गया, हाथ अचानक कांपने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पायल? जी पायल, आपकी छोटी बेटी, जिसे आपने समुद्र के किनारे आखिरी धक्का दिया था और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि वो आप पर बोझ थी।
मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकली। मेरी जुबान खुश्क हो चुकी थी। मेरे शरीर में कपकपी सी दौड़ गई। नहीं, मैंने तो तुम चारों, बाकी तीनों बहनें चली गई, मैं बच गई। मैंने आंखें बंद कर ली। कमरे की दीवारें जैसे मुझ पर झुकने लगी थी। पायल की आवाज़ अब जैसे मेरे दिमाग को खोल रही थी। एक अजनबी इंसान जो समुद्र के पास ही चल रहा था, उसने मुझे बहते हुए देखा। वो हाथ बढ़ाकर मुझे किनारे पर खींच लाया। मेरी सांसें बंद हो रही थी, लेकिन वो नहीं रुका। वो मुझे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया। फिर मेरे अंदर से एक सवाल आया। उस इंसान का नाम सुरेश था। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों अकेले थे, उनका कोई बच्चा नहीं था। उस दिन ऊपर वाले ने उन्हें बेटी दे दी थी। वो मुझे पाकर बहुत खुश हुए थे। जब उन्होंने मुझे समुद्र से निकाला था, तो जब भी उन्होंने मुझे अपनी बेटी मान लिया था। और अस्पताल आने के बाद जब उन्हें मेरी सच्चाई पता चली, तो वो मुझे अपने साथ ही ले गए थे। मैं खामोशी से सुनता रहा। उन्होंने मेरा नाम नहीं बदला, पायल ही रखा। मेरी बचपन की तस्वीर, मेरे जुबान से निकले कुछ शब्द सब लिखकर रख लिए गए। वो कहते थे, एक दिन शायद तुम्हें अपनी असली पहचान मिल जाए। फिर पढ़ाई मैंने स्कूल से शुरू की। सुरेश अंकल मुझे हमेशा कहते थे, बेटी बनकर जियो, बदले की आंख में नहीं। मैंने उनकी बात मानी। मैंने बीए किया, फिर मास्टर। आज यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ और साथ ही एक एनजीओ भी चलाती हूँ। बाकी तीनों बहनें दरिया में बह गई, सिर्फ मैं बची। वो भी पता नहीं कैसे बच गई। आपने तो हम सबको मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन शायद ऊपर वाले ने अभी मेरी जिंदगी लंबी रखी थी। शायद ऊपर वाले को दोबारा हम दोनों को मिलाना था, हम दोनों का आमना सामना करवाना था। मैंने सर झुका दिया, हाथों की उंगलियां कांपने लगी। और तुमने क्यों बचाया मुझे? वो धीरे से बोली, अगर मैं भी नफरत करती तो आप आज जिंदा नहीं होते। मैं तो तुम्हें भूल चुका था। तुम कैसे? मैं खुद सब कुछ भूल गई थी। सुरेश अंकल ने मुझे कभी मजबूर नहीं किया। बस एक दिन उन्होंने मुझे सब याद दिलाया। एक बूढ़ा इंसान जो अपनी बेटियां खुद बहाया हो, वो कभी सुकून से नहीं जी सकेगा। वो कहा करते थे कि जब वक्त आएगा उसका सामना करना, उनसे डरना मत और उसे सब कुछ सच्चाई बताना, ताकि उसे पछतावा हो सके। आपने बहुत गलत किया था। हम सबको मारने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरी बाकी तीनों बहनें तो पानी में बह गई, लेकिन खुशकिस्मती से मैं बच गई। पता नहीं इसे खुशकिस्मती कहूँ या बदकिस्मती, क्योंकि मुझे अगर सुरेश अंकल नहीं बचाते तो मैं बदकिस्मती रह जाती। और सुरेश अंकल की वजह से मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला। जो काम मेरा बाप नहीं कर पाया, वो एक अजनबी ने कर दिखाया। उन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और आज मैं जहाँ भी खड़ी हूँ सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हूँ। मैंने उसके चेहरे पर एक नजर डाली। वो पायल थी, वही पायल जिसकी मुस्कुराहट मेरे हाथों से खत्म हो गई थी। तुमने मुझे क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए कि मैं एक बेटी हूँ। बेटियां मर सकती हैं, लेकिन बाप से नफरत नहीं कर सकती। मेरे आंसू खामोशी से बहने लगे। पहली बार मेरी आंखें भी थक गई और दिल भी। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? जिस वक्त बचाया उसी वक्त कर दिया। और तुम्हारी माँ पलक, वो कैसी है? मैं उनसे मिल चुकी हूँ। वो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन आपकी वफादार आज भी हैं। और बेटे, उन्हें कुछ पता है। हाँ, उन्हें भी सब कुछ पता है। वो जानते हैं कि आप बच गए हैं और किसने बचाया है। मैंने सर झुकाकर कहा, तो फिर वो क्यों? क्योंकि आपकी कहानी अब पूरी हो चुकी है। बेटे अपनी मर्जी से जी रहे हैं, उनके पास वक्त नहीं। और तुम यहाँ क्यों हो? सिर्फ ये देखने आई हूँ कि आपको कुछ एहसास हुआ या नहीं हुआ। सब कुछ हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वो सब हुआ। पायल उठ खड़ी हुई। अब मैं चलती हूँ। आपको रहने की जगह चाहिए तो उस एनजीओ में आ सकते हैं, जिसकी बुनियाद एक बाप की नफरत से नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत से रखी गई है। तो मुझे वहाँ जगह दोगी? वो मेरा नहीं, ऊपर वाले का इरादा है। वहाँ सबके लिए जगह है, यहाँ तक कि आपके लिए भी दरवाजा खुला है। वो बाहर जाने लगी तो मैंने अचानक आवाज दी, पायल। वो पलटी। बेटी, तुम मेरी बेटी हो। उसने सर हिलाया। आपकी छोटी बेटी जिसे आप भूल गए, लेकिन ऊपर वाला नहीं भूला। वो दरवाजा पार कर गई और मैं एक खामोश कमरे में अकेला रह गया। आंखों में वो नजारा लिए, दिल में एक ऐसी गलती लिए जो माफी के काबिल नहीं हो। और शायद पहली बार मेरे दिल ने बेटी कहा, दिल से। एनजीओ का दरवाजा पुराना था, लेकिन उस पर लगे बोर्ड पर नए शब्द चमक रहे थे। बेसहारा लोगों का घर और उनकी जिंदगी की नई शुरुआत। मैं पहली बार इस बिल्डिंग में आ रहा था, जिसकी बुनियाद मेरी खामोश नफरत और पायल की कुर्बानी पर रखी गई थी।
अंदर आते ही दरों दीवार पर रंगीन तस्वीरें, तमीज से लगी हुई बच्चों के बने हुए पोस्टर और हर कोने में एक नरमी सी महसूस हुई। एक नौजवान लड़की मुझे पहचान गई। आप सुनील साहब हैं, पायल दीदी आपका इंतजार कर रही हैं। मैं खामोशी से उसके पीछे पीछे चल दिया। ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। अंदर से पायल की आवाज आई, आ जाइए। दरवाजा खुला, मैं अंदर आया। पायल कुर्सी पर बैठी थी। सामने की टेबल पर फाइलों का ढेर और एक कप चाय रखी हुई थी। उसने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। बैठिए। मैं कुर्सी पर बैठ गया। नजरें झुकी हुई थी, लेकिन दिल में एक हलचल मच रही थी। ये जगह तुमने बनाई है? हाँ, उसी दर्द से जिसने मुझे बचपन में अनाथ कर दिया था, वही मेरा मकसद बन गया। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? जिस इंसान ने मुझे समुद्र से निकाला, उसका कोई भी बच्चा नहीं था। उसने मुझे पाल पोस कर अच्छी पढ़ाई कराई और कहा, अगर जिंदगी कभी सवाल बन जाए तो उसका जवाब इज्जत से दो। मैंने यही किया। मैंने दीवार पर लगी बच्चों की तस्वीरों की तरफ इशारा किया। ये सब बच्चे अक्सर घर से निकाल दिए गए, कोई भाग आया, कोई अनाथ हो गया, जिन्हें दुनिया ने बोझ कहा। हमने इन्हीं को सब कुछ समझा। मैंने धीरे से कहा, और तुमने उन बच्चों को अपना खानदान बना लिया। पायल ने मेरी तरफ देखा। बेटियां बोझ नहीं होती, वारिस होती हैं। ये शब्द मुझे जिंदगी ने सिखाया। अगर मैं भी माँ की कोख से बेटा बनकर निकलती तो शायद आज आपकी वारिस न होती, बल्कि मुजरिम बन चुकी होती। मैंने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी, लेकिन पहचान लिया, यही काफी है। तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आया? आया, बहुत आया। लेकिन सुरेश अंकल ने कहा था, नफरत सिर्फ तब खत्म होती है जब माफ किया जाए। मैंने आपको बचाकर खुद को आजाद किया। और तुम्हारे बेटे? मेरा कोई बेटा नहीं, लेकिन ये बच्चे मेरे वारिस है। जब मैं नहीं होंगी तो ये इरादा उनके हाथों में होगा। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर मुमकिन हो तो मुझे यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने दो। मेरे बेटे मुझे नहीं अपनाते। पायल ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा और कहा, आप रह सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? यहाँ के बच्चे आपको सिर्फ दादा कहेंगे, ना सुनील साहब, ना सर, ना पापा, सिर्फ दादा। आप उनके साथ बैठेंगे, खाएंगे, बातें करेंगे, कहानी सुनाएंगे, और उनकी नजरों में वो बाप बनेंगे जो उनके नसीब से छीन गया है। मैंने सर हिला दिया। आंखों में कुछ धुंधला सा आ गया था। उसी शाम मुझे एक छोटा सा कमरा दिया गया। बिस्तर, एक टेबल, खिड़की से बाहर खेलते बच्चों की आवाज। रात को जब लाइट बंद हो गई और मैं बिस्तर पर लेटा तो पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि सुकून सच में खामोशी में छुपा होता है, शोर में नहीं। अगली सुबह जब मैं बाहर निकला तो छोटे बच्चे मेरे पास आए। दादाजी, दादाजी, नाश्ते में हमारे साथ बैठिए। मैंने उनके सरों पर हाथ रखा। चलो चलते हैं। खाने के बाद पायल आई। हाथ में एक फाइल थी। ये बच्चों का शेड्यूल है। आप अगर चाहें तो दिन में उनके साथ स्टोरी टाइम रख सकते हैं। मैं कहानी सुनाऊंगा। जी, क्योंकि आपको सुनाने का वक्त आ चुका है। मैंने सर हिला दिया। स्टोरी टाइम के लिए बैठा तो 10-12 बच्चे मेरे आसपास जमा हो गए। मैंने पहली कहानी सुनाई, एक ऐसे आदमी की कहानी जो बेटियों को बोझ समझता था और आखिरकार उन्हीं बेटियों से सबक सीखता है। कहानी सुनाने के बाद एक बच्ची ने पूछा, दादा, वो आदमी आखिर में खुश होता है या उदास? मैंने कहा, उसे सच समझने की इज्जत मिल गई थी, वो काफी था। वक्त ने एक बार फिर करवट ली और मैं अभी इस मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ ना वापसी का कोई रास्ता है, ना साथ चलने वाला कोई। एनजीओ में कुछ महीने गुजारने के बाद पायल ने मुझे धीरे से कहा, पापा, आपको बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है और यहाँ बच्चों की जगह कम है। मैंने हाँ के इशारे में सर हिला दिया। वो जानती थी कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं अब बोझ नहीं बनना चाहता था किसी पर, यहाँ तक कि उस बेटी पर भी नहीं जो सब कुछ देखकर भी खामोश थी। ओल्ड होम में मेरा कमरा छोटा था, लेकिन खिड़की से धूप आती है। पेड़ों के साए कमरे की दीवारों पर खेलते रहते हैं। कभी कभार परिंदों की आवाज सुनाई देती है। यहाँ रहने वाले सब अपने अपने किस्से लेकर बैठते हैं। और मैं भी जब पहली बार यहाँ पहुंचा तो दरवाजे पर बैठे नौजवान ने फाइल खोलकर पूछा, नाम सुनील, रिश्तेदार कोई? मैंने सोचा, फिर धीरे से कहा, एक बेटी है, पायल नाम है, वही मुझे लाई है। उस नौजवान ने सर हिलाया। बहुत लोग यहाँ बेटियों के बजाय बेटों के नाम लेते हैं, लेकिन छोड़ने फिर भी बेटियां ही आती हैं। ये शब्द जैसे मेरे सीने में खंजर की तरह लगे थे। अगर पलक की बात की जाए तो पलक अब अपने बेटों के साथ है, एक अलग फ्लैट में जिसके दरवाजे मेरे लिए बंद हैं। आरव और अभिनव साल में एक बार फोन कर लेते हैं। आरव ने आखिरी बार सिर्फ इतना कहा था, पापा, हमें आपसे नहीं आपके फैसले से परेशानी है। मैंने फोन पर खामोशी से सुना।
और लाइन कट गई। पायल कभी कभी आती है हाथ में फलों की थैलियाँ या कभी मेरे लिए नई चप्पल और आकर पूछती है कमर में दर्द तो नहीं, दवा ली थी सुबह। और मैं बस सर हिलाकर जवाब देता हूँ। एक दिन वो मेरे साथ एक बच्ची को भी लाई थी, 6-7 साल की होगी, शरारती सी आंखें, हाथ में किताब। ये कौन है, मैंने पूछा। एनजीओ में रहती है, माँ ने छोड़ दिया है, बाप का पता नहीं, अब मेरे साथ रहती है। बच्ची मेरे पास आई, हाथ में किताब देखकर बोली, दादा आप पढ़ना जानते हैं। मैंने किताब लेकर कहा, हाँ कभी पढ़ाया करता था, फिर मुझे पढ़ाइए ना। पायल मुस्कुराई। दादाजी यहाँ अब सबको कहानी सुनाते हैं। मैंने बच्ची को गोद में बिठाया और धीरे से कहा, चलो आज एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे इंसान की जो सारी जिंदगी गलत समझता रहा और आखिर में उसे सबक मिला। दिन गुजरते रहे। मेरे कमरे में अब एक छोटा सा कोने में रैक है, एक जिस पर कुछ किताबें हैं और दीवार पर एक कील पर लकड़ी पुरानी तस्वीर पायल की छोटी उम्र की, जिसे सुरेश अंकल ने बचाया था। हर हफ्ते के आखिरी दिन को पायल आती है, एक वक्त पर अच्छे से अंदाज में कमरे की सफाई करती है, दवाई चेक करती है और आखिर में चुपचाप मेरे पास बैठ जाती है। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम क्यों आती हो, तुम्हारा तो सब कुछ खत्म हो चुका मेरे साथ। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि बेटियां माँ बाप से नफरत नहीं करती। मैंने नजरें झुका ली, आवाज रुक गई, लेकिन आंखें भीग चुकी थी। बेटी, ये शब्द अब मेरे लिए आशीर्वाद जैसा है। और बाप, उसने पूछा। बस एक ऐसा इंसान जिसे उसकी गलती की माफी मिल गई है। पायल ने मेरे हाथ पर हाथ रखा। आप दादाजी नहीं, पापा हैं, लेकिन पापा बनने का हक जब ही मिलता है जब आप सीख लें कि औलाद क्या है। मैंने सीख लिया है पायल, बहुत देर से सीखा, लेकिन दिल से सीखा, बस यही काफी है। उस दिन के बाद जब भी वो आती तो दरवाजा खटखटाती नहीं थी, सीधा अंदर आकर बैठ जाती थी। मेरे लिए कुछ फल, दवाइयाँ और साथ एक नई कहानी लेकर आती थी। आखिरी बार जब वो आई मेरे बाल और सफेद हो चुके थे और हाथों में कपकपाहट आ गई थी। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर आप हमें समुंदर में ना फेंकते तो शायद हम सब जिंदा होते और अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते। मैंने धीरे से कहा, और शायद तुम इतनी मजबूत ना होती, शायद मैं इतना पछताता भी ना। सच यही है कि तकदीर इंसान को तोड़ती है, लेकिन वही से जोड़ना भी सिखाती है। तुम खुश हो पायल? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी का बोझ नहीं, किसी की ताकत हूँ। मैंने उस दिन पहली बार दिल से प्रार्थना की कि ऊपर वाला करे हर बाप को ऐसी बेटी मिले, बस शर्त यह है कि वो बेटी को बोझ न समझे, शुरू से ही वारिस समझे। पायल दरवाजे से जाने लगी, फिर रुकी, पलटकर कहा, पापा अब दिल में कोई बोझ है? मैंने कहा, नहीं, अब सिर्फ तुम हो और तुम्हारे बचपन की आवाज जो आज तक दिल में घूमती है कि पापा अच्छे हैं। पायल खामोशी से चल दी और मैं पहली बार अपने कमरे में अकेला नहीं था। आज भी जब खिड़की से बाहर देखता हूँ तो वो परिंदे नजर आते हैं जो उड़ने से पहले गिर चुके थे, लेकिन दोबारा उड़ना सीख गए थे। जैसे मैं और मेरी आंखों में बहता हर आंसू जैसे मैं और मेरी आंखों से बहता हर आंसू अब पछतावे का नहीं, शुक्र का है। मैं सुनील हूँ और अब मैं जान चुका हूँ, बेटियां बोझ नहीं होती, वारिस होती है। बेटियां कभी बोझ नहीं होती, वो माँ बाप का असली सहारा और जिंदगी की असली वारिस होती है। जो बेटियों को ठुकरा देते हैं, वक्त एक दिन उन्हें शीशा जरूर दिखाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।